हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। वाईफाई स्टडी विद नंदिनी डिस्कस करेंगे 2 अक्टूबर के करंट अफेयर, मॉर्निंग का थॉट, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि कल संडे था तो आज के लिए जो न्यूज़ है वो कम है, तो इसलिए आज के दिन चूंकि हम जयंती मनाते हैं गांधी जी की, शास्त्री जी की, तो दोनों की जीवनी के बारे में, उनके कुछ जो उनके जीवन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की अपनी क्लास में। और लास्ट में रिवीजन की क्लास होगी, जो हमने कल पढ़ा उसका फटाफट रिवीजन। टेलीग्राम के लिंक पर सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो वहां पर जाकर आप इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन दोनों महापुरुषों को याद करते हुए, क्योंकि दोनों ही हमारे देश की स्वतंत्रता से जुड़े हुए थे। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हम इन्हें समझ सकते हैं। अनुशासन और एकजुट कार्रवाई राष्ट्र के लिए शक्ति के वास्तविक स्रोत हैं। यानी उनका कथन था कि अगर भारत आजाद होना चाहता है, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहता है, तो अनुशासन के साथ रहना पड़ेगा और राष्ट्र को एकजुट होना पड़ेगा, सभी तरीके के भेदभाव को मिटाकर। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे गांधी जयंती के बारे में। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। गांधी जी का जो जयंती है 2 अक्टूबर को हर साल मनाई जाती है। 2023 में इस समय हम 154th नंबर की इनकी जयंती मना रहे हैं, और इनकी जयंती को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा सन 2007 में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी गई थी। तो भारत में गांधी जयंती और पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जयंती को हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को हर साल। ओके। देखो, इसके पीछे का रीजन ये था कि गांधी जी ने जिस तरीके से अहिंसा के साधनों का प्रयोग करते हुए, सत्याग्रह का प्रयोग करते हुए भारत को आजादी दिलाई, तो उनके प्रयासों से जनता को जो भी बेनिफिट हुआ और उनके जो विचार थे उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है बाहर की दुनिया। तो तो उन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए ही यूएनओ, यानी कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, उसके द्वारा जो 2007 में जब महासभा की बैठक हुई थी, तो ये डिसाइड किया गया कि हर साल गांधी जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। ओके। आज हम बात करेंगे इनके बर्थ से लेकर इनके मृत्यु तक के बारे में। सबसे पहले बर्थ के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था 1869 में, इस बात को याद रख लेंगे। इसके बाद 1893 में ये एक केस के सिलसिले में इन्होंने वकालत की पढ़ाई करी थी, और वकालत की पढ़ाई के बाद ये एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका जब गए तो वहां पर इन्होंने 1893 से लेकर 1915 तक निवास किया था। और वहां पर चूंकि भेदभाव था किसी आधार पर, रंग भेद के आधार पर भेदभाव था, तो उसको कम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए सबसे पहले वहां पर उन्होंने सत्याग्रह को स्टार्ट किया था। इस बात को याद रख लेंगे। सत्याग्रह का मतलब यह है कि सत्य के आधार पर आग्रह करना, सत्य के आधार पर जो विचार है, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए जो भी सुधार है उसको समाज में लेकर आना। तो इस विचारधारा से प्रभावित होते हुए, इस विचारधारा से बहुत से लोग प्रभावित हुए, और दक्षिण अफ्रीका में भी रंग भेद के प्रति जो जो एक विचारधारा थी उसको खत्म करने में विशेष योगदान रहा है। इसके बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आते हैं भारत में। तो इसीलिए 9 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है भारत में, इस बात को याद रख लेंगे। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा। और इस दिन को, यानी 30 जनवरी का जो दिन होता है, उस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। शहीद दिवस, उनकी जयंती को किस दिन के रूप में मनाते हैं, वो जो जब वो भारत वापस आते हैं 9 जनवरी को, तो उसको किस दिन के रूप में मनाते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ से हमें मिल जाती है। ठीक है। ओके। तो सत्याग्रह के माध्यम से, यानी कि सत्य की शक्ति के माध्यम से और अहिंसा के माध्यम से उन्होंने पूरी दुनिया को बदलने की जो एक प्रक्रिया स्टार्ट की, उससे उसे देखो, महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को वापस आ जाते हैं, और यहीं से फिर स्टार्ट होती है भारत की आजादी की कहानी धीरे धीरे लिखनी। सबसे पहले 1917 में बिहार का चंपारण जिला था, वहां पर नील की खेती के विरोध में किसानों के साथ ये होते हैं और एक रैली निकालते हैं चंपारण के लिए। इसके बाद 1917 में ही गुजरात के खेड़ा में जो किसान राजस्व नहीं दे पा रहे थे, कर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि प्लेग फैल गया था, और उसकी वजह से वहां की जो खेती थी वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी। तो वहां पर भी जो खेड़ा के किसान थे उनके साथ भी ये हो लेते हैं। और देखो, 1918 में कपास मिल जो श्रमिक थे
उनके लिए ये सत्याग्रह करते हैं अहमदाबाद जाकर। इसके बाद 1919 में जब रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया जाता है तो उसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को, जैसा कि हम सबको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और उसके बाद पूरे भारत में एक तरीके से हिंसा की स्थिति पैदा हो जाती है। तो उस हिंसा की स्थिति से निपटने के लिए इन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। इसके बाद बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन के बारे में हम सबको अच्छे से पता है कि सितंबर का महीना था 2020 में, कांग्रेस का जब कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था तो उसके दौरान ये डिसाइड किया गया कि असहयोग आंदोलन किया जाएगा। और दिसंबर 1920 में नागपुर का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम है उसको पूरी तरीके से स्वीकार किया गया और स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन फरवरी 1922 में क्या होता है, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है और इस हत्याकांड के बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को वापस लेते ही बहुत सारे ऐसे युवा, लाखों युवा लोग जो देश से जुड़े हुए थे, आंदोलन से जुड़े हुए थे, वो निराश हो जाते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया जब आंदोलन बिल्कुल अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। तो लेकिन इसके पीछे का कारण यही था कि गांधी जी किसी तरीके की हिंसा नहीं चाहते थे और ये हिंसा हो गई जिसकी वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद दांडी यात्रा, जिसको नमक यात्रा कहते हैं, इसके बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि 1930 में गांधी जी ने जहां उनका आश्रम था, साबरमती आश्रम, वहां से लेकर दांडी तक की यात्रा करते हैं और समुद्र के तट पर जाते हैं। वहां के नमक के पानी को उबालकर, समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाते हैं और नमक का कानून तोड़ देते हैं। और 6 अप्रैल 1930 से ही गांधी जी के द्वारा जब नमक कानून को तोड़ दिया जाता है तो वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच में, यानी कि भारत और ब्रिटेन के बीच में, उस समय की ब्रिटेन की सरकार थी इसलिए मैं दो देश बोल रही हूँ, 1931 में गांधी जी और जो इरविन थे उनके बीच में संधि होती है जिसको हम गांधी इरविन संधि के नाम से जानते हैं। डेट याद रख लेना, 1931 का सन था ये। इसके बाद गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रमुख नेता के रूप में जाते हैं लंदन। और जब लंदन जाते हैं तो लंदन से वापस आने के बाद दोबारा से वो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है 6 अप्रैल 1930 से नमक कानून के साथ में और उसके बाद ये चलता है 1934 तक। ओके, इसके बाद देखो 1934 के बाद जो सबसे बड़ी घटना होती है वो द्वितीय विश्व युद्ध होती है, क्योंकि 1939 से लेकर 1945 तक जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसके दौरान जो अंग्रेज थे उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि अगर भारतीय सेना हमारा साथ देगी, हमारी तरफ से लड़ेगी तो हम भारत को आजादी दे देंगे। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कहा कुछ और करा कुछ और। तो इससे प्रभावित होकर गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। इस बात को याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 8 अगस्त 1942। ओके, अच्छा, ये जो आंदोलन है ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था, तो मुंबई में कांग्रेस की जो कांग्रेस समिति थी, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, उसकी बैठक हुई थी और उस बैठक के दौरान ही मुंबई के ही एक मैदान जिसको कहते हैं ग्वालियर मैदान, वहां से असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग करी गई थी और यहीं पर जनता को संबोधित करते हुए गांधी जी के द्वारा पहली बार करो या मरो का नारा भी दिया गया था। ओके, अच्छा, करो और मरो का नारा भी दिया गया, असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट किया गया, यानी हर तरीके से जो भारतीय थे उनको ये था इस आंदोलन के तहत कि वो किसी भी तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका साथ नहीं देगी, उनका सहयोग नहीं करेगी। इस तरीके से असहयोग आंदोलन आगे बढ़ता है, करो या मरो का नारा दिया जाता है और ग्वालियर टैंक मैदान में ये नारा दिया जाता है, इस बात को भी याद रख लेंगे। साथ ही इसको अगस्त की क्रांति भी कहते हैं, ठीक है, इसको चूंकि अगस्त में स्टार्ट हुआ था तो इसे अगस्त की क्रांति और इस मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। गांधी जी विचारक थे, राजनीतिज्ञ थे, लेखक थे, शिक्षाविद थे और इसीलिए आप देखेंगे और दार्शनिक भी थे। तो इन सभी टॉपिक्स पे गांधी जी के अलग अलग आपको जो विचार हैं वो देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हिंद स्वराज के बारे में मैं बात करूंगी जिसको 1909 में गुजराती भाषा में प्रकाशित किया गया था। और गांधी जी की सबसे प्रमुख पुस्तक मेरे सत्य के प्रयोग, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, इसको जरूर याद रख लेना। और बहुत सारे ऐसे समाचार पत्र पत्रिकाएं थी जो इनके द्वारा प्रकाशित करी गई थी, तो वो उनका नाम क्या है, हरिजन
इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन। अगर हरिजन के बारे में बात करें तो ये शब्द गांधी जी के द्वारा गढ़ा गया था। हमारे देश के सबसे जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए हरिजन शब्द गढ़ा गया था, या फिर उनको ईश्वर की संतान कहा गया। हरिजन का मतलब ये था। गांधी जी ने चरखे का प्रयोग किया। आप देखते थे कि गांधी जी का की जब तस्वीर बनाई जाती है तो आप देखते हैं कड़कती ठंड में भी बिल्कुल बिल्कुल कम कपड़ों में आपने गांधी जी को देखा होगा। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को हमारे देश के गरीब से गरीब जनता तक जोड़ने की जो उनकी एक उनके अंदर जो उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो ताकत थी, वो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्ट्रांग रही होगी। इसके बाद 1942 में महाराष्ट्र के वर्धा में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की जाती है गांधी जी के द्वारा। तो ये सारी बातें हमने गांधी जी के बारे में पढ़ ली, उनके द्वारा जो काम किए गए थे सारे आंदोलन के बारे में पढ़ लिया और एक रूपरेखा हमारे दिमाग में बैठ गई। आइए डिस्कस करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जिनकी जयंती भी 2 अक्टूबर को आती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और कई सारे मंत्री के कई सारे पद पर इन्होंने काम किया है भारत की आज़ादी के बाद। उसके बारे में चर्चा करेंगे। 2023 में 119वीं नंबर की बर्थ एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर को 1904 में हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में। और इस समय प्रेजेंट टाइम में मुगल सराय का नाम चेंज हो गया है, इसका नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। इस बात को भी याद रख लेंगे। राजनीतिज्ञ थे, विचारक थे और गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जय जवान जय किसान का नारा दिया था इन्होंने। इनको इनको ये पता था कि भारत के भीतर की स्थिति सुधारनी है तो किसान की स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी, और बॉर्डर पे दुश्मनों से सुरक्षा चाहिए तो हमारे जवानों की स्थिति को मजबूत करनी पड़ेगी। इसके बाद लाला लाजपत राय जी की एक संस्था थी जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी, लोक सेवक मंडल। इसके भी सदस्य ये आजीवन रहे हैं और इन्होंने नमक सत्याग्रह में, असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ सहयोग भी किया था। इस बात को भी याद रखेंगे, यानी कि इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके। इसके बाद भारत की आजादी के बाद 1961 में भारत के गृह मंत्री बने थे ये। 1961 में भारत के गृह मंत्री बने थे। भारत के गृह मंत्री बनने के बाद इन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक समिति बनाई थी और इसके बाद इनका एक फॉर्मूला है जो काफी ज्यादा पूछा जाता है, शास्त्री फॉर्मूला। शास्त्री फॉर्मूला के तहत इन्होंने भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन है, जो राज्यों का आंदोलन है, उसमें ये शामिल हुए थे। जैसे आसाम का भाषा के आधार पर या पंजाब के भाषा के आधार पर जो आंदोलन चलाए गए थे। गुजरात में जो अमूल दूध सहकारी समिति है उसकी स्थापना में और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1965 में भारत में जब हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया था, क्योंकि जो 1960 से लेकर 1970 का दशक है उसमें आप हरित क्रांति के बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो उस समय हरित क्रांति को बढ़ावा देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि उस समय ये प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। इसके बाद मैं बात करूं तो जो राष्ट्रीय डेयरी के रूप में और फिर जो अमूल जो दुग्ध संस्थान है उसकी स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यानी कि श्वेत क्रांति में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आप देख सकते हैं इनको पता था कि अनाज का उत्पादन बढ़ाओ, दूध का उत्पादन बढ़ाओ, लोगों का स्वास्थ्य इससे सुधर सकता है और हमारे देश की आर्थिक स्थिति। देखो 1964 में जो भारतीय तमिल थे उनकी स्थिति को सुधारने के लिए भारत के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के प्रधानमंत्री उस समय सिरी माओ भंडार नाइके थे। इन दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में संधि होती है। इसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाता है और इस युद्ध को रोकने के लिए, विराम देने के लिए उज्बेकिस्तान के ताशकंद में दोनों देशों के बीच में समझौता होता है। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान और भारत की तरफ से यहाँ के प्रधानमंत्री गए थे शास्त्री जी। ठीक है, तो 10 जनवरी 1966 को दोनों देशों के बीच में ताशकंद समझौता होता है और इसके नेक्स्ट डे ही यानी कि 11 जनवरी 1966 को 1966 को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि इनकी जो मृत्यु है वो हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन रहस्यमयी मौत भी कही जाती है। इसके बाद एक साल के बाद इनकी मृत्यु की जांच के लिए एक समिति बनाई जाती है और 1966 में ही इनकी मृत्यु के बाद में इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया जाता है। तो हमने शास्त्री जी के बारे में डिटेल में अच्छे से बात कर ली, जन्म के बारे में बात कर ली, शिक्षा, प्रसिद्ध नारा और इसके बाद इनका जो भी राजनीतिक करियर था कि 1928 में ये राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके बाद 1930 में ये जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई थी उसमें शामिल हो गए थे और इन्होंने 1942 में जेल भी गए और 1942 में
जेल से वापस होकर आए, रिहा होकर आए, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। और इसके बाद इन्होंने 1952 में रेल और परिवहन मंत्रालय संभाला, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संभाला। 1959 में, 1961 में गृह मंत्री थे। 1964 में ये भारत के प्रधानमंत्री बने। श्वेत क्रांति में और हरित क्रांति में इन्होंने भाग लिया। तो ये सारा इनके द्वारा काम किया गया था। और 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था, तो उस समय भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और 1965 में जब पाकिस्तान, देखिए 11 जनवरी 1966 वो दिन जिस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। 1977 में इनकी मृत्यु के ऊपर जांच करने के लिए एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम था राजनारायण समिति। इनका समाधि स्थल आपको विजय घाट में देखने को मिलेगा। और इनकी वाइफ थी, इनकी पत्नी थी, उनका नाम था ललिता देवी। तो ललिता देवी ने 1978 में उनके द्वारा जो कुछ भी जानकारी मिली उसको इकट्ठा करते हुए एक बुक लिखी गई थी ML वर्मा के द्वारा। इस बुक का नाम था ललिता के आंसू। इस बुक में बताया गया है कि किस तरीके से रहस्यमय तरीके से जो शास्त्री जी थे इनकी मृत्यु हुई थी। देखो, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। इस बात को याद रख लेंगे भारत में। ओके, देखो उलखिया विलेज फूड पार्क के बारे में बात करेंगे। किस राज्य में ये स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसको जान लेंगे। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और जो छत्तीसगढ़ का सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर उलखिया जो विलेज है वहीं पर छत्तीसगढ़ का पहला फूड पार्क बनाया जाएगा। इसके बारे में बात करें। देखो उलखिया विलेज फूड पार्क के बारे में बात करूं तो 27 सितंबर को जो भूपेश बघेल जी हैं जो वहां के मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, और साथ में वहां के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया है। 6 करोड़ 27 लाख रुपए आवंटित किए हैं और 8.92 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इस बात को याद रख लेंगे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा ई कैबिनेट प्रणाली लॉन्च करने वाला कौन से नंबर का राज्य बन गया है? तो ये चौथे नंबर का राज्य बन गया है त्रिपुरा। इसके बारे में बात कर लेंगे। और हमारे देश का पूर्वोत्तर का जो हमारा 7 सिस्टर्स वाला एरिया है ना पूर्वोत्तर का, उसमें से दूसरा राज्य बना है जिसने ई कैबिनेट प्रणाली। देखो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है माणिक साहा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, तो यहीं पर ई कैबिनेट प्रणाली को लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो भी काम किया जाएगा सरकार के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, उसमें डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक प्रयोग किए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा जो भी डेटा है उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, डिजिटली तरीके से सेव करके रखा जाएगा। ओके, पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य बन गया है ई जो कैबिनेट प्रणाली को लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य बन गया है पूर्वोत्तर का त्रिपुरा। इस बात को याद रख लेंगे। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रख लेना पोंगथोंग को ये पुरस्कार दिया गया है। देखो पूर्वी जो खासी जिला है वहां का ये गांव है कोंगथोंग गांव, ठीक है, जिसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है। इस बात को याद रख लेंगे। रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो हमने 1 अक्टूबर को कौन कौन से डेज मनाए पहले उसके बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया। और इस बार की जो थीम थी तो फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्संस अक्रॉस जनरेशंस। ओके, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। 1 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाते हैं। टेबल टेनिस के मिक्स डबल्स इवेंट में किसने भारत को गोल्ड मेडल जिताया है? तो रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने गोल्ड मेडल जिताया है टेबल टेनिस में। इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में गोकुल सुब्रमण्यम को नॉमिनेट किया गया है, उनकी नियुक्ति करी गई है। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर दिनेश दास को नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे धनलक्ष्मी बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो हमने पढ़ा था क्या KN मधुसूदन का नाम। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा फॉस्कॉस पोर्टल में पेश किए गए नए प्रावधान का नाम क्या है? अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, लाइसेंस लेना चाहते हैं FSSAI के तहत, तो आपको फॉस्कॉस पोर्टल पर जाना होगा। तो वहां पर एक नया तरीके से फीचर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है विशेष श्रेणी, जो स्पेशली ट्रांसजेंडर जो उद्यमी है, जो महिला उद्यमी है, उनको प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। ईरान के IRGC के द्वारा इमेजिंग उपग्रह जो खुफिया एजेंसी के लिए काम करेगा उसका सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कर दी गई है। इसका नाम क्या है? पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर की दूरी पर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसका नाम है नूर 3।
का मतलब होता है प्रकाश, जो फारसी शब्द है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हमने पढ़ा था KN शांता कुमार जी का नाम, दिल्ली में ही इनके नाम की घोषणा हुई है। गणित में 2023 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो रूई किसियांग झांग के बारे में हमने पढ़ा, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में गणित विषय के लिए काम कर रहे थे। ये जो प्राइज है ये स्पेशली 32 साल की उम्र वाले या 32 साल से कम उम्र वाले उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो गणित के क्षेत्र में विशेष काम करते हैं। ASCI अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे नामित किया गया है? तो ये है सौगत गुप्ता, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको नामित किया गया है। तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे और एक आपका ओवरव्यू तैयार हो गया होगा गांधी जी के बारे में और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। तो फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ, नए विचारों के साथ में। तब तक टेक केयर, खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और जो आप पे भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।